हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे हम DLL भी कहते हैं, तो एंट्रेंस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। तो लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो पहले मैं जनरल बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें डिफाइन करूँगा डिटेल में। तो जो पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद है लीगल टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें मैं बाद में डिफाइन करूँगा। उसके बाद है टर्म्स, मैक्सिम एंड फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद टॉपिक है लैंडमार्क जजमेंट्स, हमें जो पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद है कमेटी एंड कमीशंस। उसके बाद है अमेंडमेंट। और उसके बाद है लीगल रीजनिंग, कि जो हमने लीगल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको हम लीगल रीजनिंग में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो दो टॉपिक हैं ये हमें पढ़ने पड़ते हैं, इसमें भी 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक में डिटेल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले जो इंडियन पॉलिटी है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला आता है प्रीएम्बल। तो हम प्रीएम्बल का थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, क्या है प्रीएम्बल, क्या नहीं है, क्या जो प्रीएम्बल में क्या है, थोड़ा बताया कि भाई कब ऐड हुआ, कौन क्या लाया। और उसमें जो सीक्वेंस पूछेंगे कि भाई क्या सोन का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है। और उनका कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि भाई जो प्रीएम्बल में जो उनका सीक्वेंस है, सो उनका डेमोक्रेटिक का क्या सीक्वेंस है, तो वही ऊपर डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद हम थोड़ा बेसिक्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फंडामेंटल राइट्स में जैसे क्या है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये थोड़ा हम बेसिक्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी हमारे फंडामेंटल राइट हम मतलब हमें दे रखे हैं। और अगर हमें वायलेट हो जाए तो हम कौन कौन से मतलब किस किस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऐसे जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो हम हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो DPSP। तो हम पॉलिटी को थोड़ा DPSP के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, DPSP क्या है, क्या कहाँ रेगुलर है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम देखेंगे भाई क्या क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब पार्ट है। जैसे क्या है, जैसे कोई भी, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे क्या है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। उसके बाद एक लेजिस्लेचर होता है, और जो तीसरा होता है वो है जुडिशरी। तो हम देखेंगे कि भाई जो 3 पार्ट होते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के, वो कैसे कैसे काम करती है, भाई एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है। उसके बाद लेजिस्लेचर में जैसे हम पढ़ेंगे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो लोकसभा राज्यसभा में हम देखेंगे कितनी कितनी सीट्स हैं, जैसे जैसे लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन MP मतलब कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, मतलब थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे राज्यसभा का थोड़ा पढ़ेंगे कि भाई जैसे कोई बिल है तो बिल वो मतलब कैसे एक्ट बनता है, कैसे क्या उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। जैसे क्या है, जैसे कोई भी बिल है तो पहले वो ड्राफ्ट किया जाता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है एज ए बिल। उसके बाद दोनों जो सभा हैं वो पास करती हैं, पहले लोकसभा करती हैं और राज्यसभा करती हैं। उसके बाद फिर पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट अपनी एसेंट देता है, उसके बाद वो एक्ट माना जाता है, ठीक है। ये हम थोड़ा लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे। और कई बार ऐसा हो जैसे मनी बिल है, तो वो क्या राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि फिर राज्यसभा में मतलब तुम्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो से तुम सीधा पहले मतलब कंपलसरी है कि वो आपके लोकसभा में मतलब वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देता है, तो उसके बाद एक्ट होता है। और कई बार हमें बेसिक्स ये भी पढ़ना पड़ता है, जैसे कोई बार पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑर्डिनेंस पास कर देता है, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू एक्ट बना देता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो जो है लेजिस्लेचर, वो दोनों सभाएं वो बैठती हैं, उनको फिर डिस्कस करती हैं, ठीक है। 6 महीने की उसकी टाइम पीरियड होता है। और फिर जुडिशरी का हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, कि भाई जुडिशरी में क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो ये है, अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में जाने कि भाई प्रेसिडेंट होता क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंट की भाई क्या क्या पावर है, ठीक है, क्या वीटो पावर है, क्या उसका प्रेसिडेंट है, कौन उसको अपॉइंट करता है, क्या उसकी मतलब उसकी जो टाइम पीरियड होता है भाई कब तक रह सकता है, ठीक है, कितनी एज लिमिट तक वो बैठ सकता है, कि क्या क्या मतलब उसके पावर है। तो हम पावर और उसका थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसे ही हम वाइस प्रेसिडेंट के पढ़ेंगे, भाई प्रेसिडेंट की अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो किन किन कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट बन सकता है। ऐसे हम थोड़ा प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, भाई प्राइम मिनिस्टर का क्या ड्यूटी है, ठीक है, ये पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर। तो गवर्नर का हम पढ़ेंगे कि भाई जो गवर्नर होता है तो गवर्नर कैसे कैसे गवर्नर किस किस को अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है, गवर्नर किसके थ्रू अपॉइंट होता है, गवर्नर किस किस को अपॉइंटमेंट कर सकता है, गवर्नर की पावर क्या होती है, क्योंकि गवर्नर स्टेट में भी होता है और सेंटर में भी होता है। उसके बाद हम टॉपिक बात करेंगे पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ऐसे पार्लियामेंट होती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, जिसमें मैंने बताया कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है, और ठीक है, ये पार्लियामेंट का होता है जो सेंटर का पार्ट होता है। स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जैसे क्या है, स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है जो स्टेट लेजिस्लेचर, एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक होता है स्टेट काउंसिल होती है। तो कुछ स्टेट में करीब करीब 6 स्टेट्स में है जिसमें स्टेट मतलब काउंसिल होती है, बाकी सभी स्टेट्स में नहीं होती स्टेट काउंसिल, इसमें सब स्टेट लेजिस्लेचर होती है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बेसिक्स पढ़ेंगे भाई, क्या क्या उसमें जज जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनकी क्या मतलब मैक्सिमम लिमिट है। जैसे क्या है सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम लिमिट जो जजेस की होती है वो 34 होती है, ठीक है, 34 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कब मतलब कितनी अपॉइंटमेंट हो सकती है। ऐसे ही हाई कोर्ट में थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे भाई, हाई कोर्ट में जो जज है तो हाई कोर्ट में जज की जो क्या नाम है, जो जज की लिमिटेशन है, मतलब कब तक वो अपना मतलब टेन्योर मतलब पूरा कर सकता, कब टेन्योर पे पूरा होगा उसका, कितने उसका सैलरी वगैरह है। तो थोड़ा बेसिक्स बारे में ना जो तुम मतलब बेसिक्स पढ़ना, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, थोड़ा बेसिक्स पढ़ना। ऐसे ही हम इलेक्शन कमीशन करेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराता है, कैसे कैसे इलेक्शन जो कंडक्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। ऐसे यूपीएससी में और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें स्टेट पब्लिक कमीशन में और यूपीएससी में थोड़ा हम बेसिक्स पढ़ेंगे। भाई यूपीएससी का हमें डिटेल में नहीं जाना कि भाई क्या मतलब क्या है स्टेट यूपीएससी क्या है, उसमें क्या है थोड़ा बेसिक्स पूछ लेते हैं कि भाई स्टेट यूपीएससी में जो हेड कौन है इस टाइम, ठीक है, और उसका वाइस चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है। ऐसे स्टेट बार काउंसिल में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ लेंगे उसका चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। तो ठीक है, ये बेसिक्स पूछेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अटॉर्नी जनरल। भाई सेंटर में अटॉर्नी जनरल चलता है कि जो सेंटर की तरफ से सारे लीगल मैटर्स को देखता है उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और जो उसके जो नीचे होता है उसे हम सोलिसिटर जनरल कहते हैं कि सोलिसिटर जनरल का काम होता है कि अटॉर्नी जनरल को एडवाइस वगैरह करना, ठीक है, उसके साथ ही वो लीगल मैटर करता है। मेन अटॉर्नी जनरल होता है, उसके डिसाइड में मतलब नहीं थोड़ा उसको मतलब एडवाइस करने के लिए सोलिसिटर जनरल होता है। और जो उसके बाद एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे जो भी लीगल मैटर्स हैं उनको एडवोकेट जनरल देखता है। उसके बाद है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में थोड़ा हम बेसिक्स पढ़ेंगे और उनके हेड कौन है, ठीक है, सब हेड कौन है, ये हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। तो ये था हमने जो टॉपिक्स कवर करें इंडियन पॉलिटी में। इसके अलावा भी बहुत टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, थोड़ा बेसिक और भी है टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं कवर करने हैं, कहाँ कहाँ से क्या करना है, ठीक है, मैंने वो पिछली वीडियो में बताया, वो आप तुम जाके दे सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने बुक्स बताया था कि सिंगल्स भी कर सकते हो आप, और अरिहंत का भी मतलब बुक्स अरिहंत यूनिवर्सल सिंगल्स का देख सकते हो, लेकिन DLLB के लिए मेनली ना सिंगल्स चलती है, ठीक है। तो अब तुम सिंगल्स में से जो पॉलिटी का पोर्शन दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और उसके सारे MCQ बनाओ जितने भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया पॉलिटी का जो हमें डिटेल में पढ़ना है इंडियन पॉलिटी का। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया इंडियन पॉलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीगल टॉपिक्स। अब लीगल टॉपिक्स में काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, जैसे फर्स्ट टॉपिक आता है IPC, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है लीगल टॉपिक्स में जो टॉपिक्स है वो उसे कहते हैं IPC, ठीक है। तो IPC में हमें थोड़ा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा भाई IPC में क्या होता है, ठीक है। आप सारे सेक्शन उठा के मत पढ़ने लग जाना भाई ये सेक्शन में क्या दे रखा है, उसमें बेसिक्स पढ़ना है कि जैसे कोई भी जैसे थेफ्ट कौन से उसमें सेक्शन में, ठीक है, अगर कोई बैटरी किस में, असोल्ट किस में है, ठीक है, ये थोड़ा बेसिक पढ़ना है कि भाई अगर कोई मतलब झगड़ा हुआ तो मतलब कौन से सेक्शन में जाएगा। सेक्शन एटलीस्ट ज़्यादा सेक्शन पूछते नहीं है, ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि भाई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, तो तुम बेसिक से ही पढ़ना, ठीक है, IPC में, ठीक है।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, जैसे 120B में होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो थोड़े जो बेसिक सेक्शन है उनको पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा सेक्शन रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही पढ़ना। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये पता करना है कि भाई एक बंदा, जैसे दो पार्टी के अंदर एग्रीमेंट होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जैसे कुछ एक एग्रीमेंट बन जाता है, जैसे कोई ऑफर देता है उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है, फिर कुछ कंसिडरेशन होता है और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल उसका मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉफुल। तो वो जब दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 2H में डिफाइंड है। तो हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई ऑफर किस में डिफाइन है, कंसिडरेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कैसे ब्रीच होता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है वो होता है टोर्ट्स, ठीक है। तो टोर्ट्स में हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे कि भाई टोर्ट में क्या क्या होता है। तो टोर्ट्स में जैसे तुम जैसे नेग्लिजेंस पढ़ सकते हो, थोड़ा डिफेमेशन का थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाइकेरियस लायबिलिटी, जैसे कोई बंदा, एक बंदा मतलब कोई क्राइम करे लेकिन उसके लिए जो बंदा दूसरा मतलब लायबल होगा, ठीक है, उसे हम वाइकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे इसमें। और जैसे और भी टॉपिक है, जैसे नर्वस शॉक होता है, ठीक है, नर्वस शॉक का बेसिक्स पूछ लिया। और जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पूछ लिया कि भाई आप मतलब वॉलंटरली एग्री हो उस मतलब कोई भी एक्ट में, ठीक है, तो वो भी हमें थोड़ा बेसिक्स पढ़ना है। उसके बाद जो मेन टॉपिक होता है उसके जो टोर्ट में होता है वो इंजूरियस एंड डैमनम सा इंजूरिया, कि भाई आपकी इंजूरियस एंड डैमनम, कि भाई आपकी इंजरी हुई है, लीगल इंजरी मतलब लीगल राइट आपका वॉलेट हुआ है और लेकिन आपको मतलब डैमेज नहीं हुआ, तो ठीक है, उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या है, लीगल इंजरी वॉलेट नहीं हुई और आपका सिर्फ डैमेज मतलब हुआ है, तो उस केस में हम मतलब उसको पर्सन को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो ये बेसिक्स चीज़ है जो हमें मतलब टोर्ट के अंदर बेसिक पढ़नी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आता है उसके बाद है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में भी दो है, हिंदू लॉ, दूसरा मुस्लिम लॉ, ठीक है। अब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में मेनली क्या पढ़ना है, हिंदू लॉ में जैसे क्या बेसिक्स पढ़ना है, जैसे क्या है हिंदू मैरिज कैसे होती है, ठीक है, हिंदू का डाइवोर्स कैसे होता है, हिंदू का एडॉप्शन कैसे होता है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, बेसिक्स पढ़ना है कि भाई कैसे कैसे मैरिज होती है, ठीक है, बाईगैमी क्या होता है, बाईगैमी कौन से सेक्शन में आती है आईपीसी के में, तो कैसे कैसे मतलब थोड़ा बेसिक्स ही पढ़ना है। आईपीसी मतलब इतना डिटेल नहीं पूछते फैमिली लॉ का, लेकिन थोड़ा बेसिक्स पूछ लेते हैं कहीं। ऐसे ही हमें मुस्लिम लॉ का पढ़ना है कि सिया लॉ में क्या होता है, सुन्नी लॉ में क्या होता है, ठीक है, इद्दत पीरियड क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा बेसिक्स है, इनको मतलब थोड़ा डिफाइन करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक आता है आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट, फैमिली लॉ, ये कवर हो गया। उसके बाद जो टॉपिक है वो है उसके बाद टॉपिक है जैसे क्या थर्ड टॉपिक लेंगे, उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। इसमें कवर नहीं है ये वाला, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें क्या लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पढ़ेंगे, जो सिंगल्स की और यूनिवर्सल की में ना क्या लिस्ट बना रखी है उन्होंने, लीगल टर्म्स मैक्सिम्स कौन कौन से, तो हमें सारे नहीं कवर करने हैं, ठीक है। जो बेसिक्स है ना, जैसे रेस इप्सा लोक्यूटियोर, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये हमें टोर्ट में यूज़ होता है ये चीज़ है ना। तो ये जो मैक्सिम्स हैं हमें वो कवर करनी है कि जो लीगल मैक्सिम्स क्या है, उनके टर्म्स क्या हैं। जैसे टर्म्स कोई भी टर्म पूछ लेंगे जो लीगल से रिलेटेड है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और जैसे इंजूरियस एंड डैमनम में तो ये पूछ लेंगे भाई इंजूरियस एंड डैमनम का जो लीगल टर्म है उसका मतलब क्या होता है, तो वो भी हमें लीगल टर्म्स मैक्सिमम। आप देखो सारे जो सिंगल्स की बुक में वो सारे नहीं रटने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, और तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लो कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जो लीगल टर्म्स मैक्सिमम वो मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होते हैं, तो तुम्हें सारे कवर नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट वाले वही कवर करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ, ये इसमें फोर्थ, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। उसके बाद है लैंडमार्क जजमेंट, जो फोर्थ टॉपिक है। तो फोर्थ टॉपिक में लैंडमार्क जजमेंट में क्या है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे केसवंत भारती केस है, ठीक है, और मेहता वाला केस है, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो पहले दिए हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई ये केस किससे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कोई भी जैसे दे देंगे उसमें पूछेंगे भाई ये केस किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा मतलब लैंडमार्क जजमेंट जो हमारे पुराने हैं वो तो सारे ही करने हैं कवर, ठीक है। और जो नए रिसेंट जजमेंट है, कई बार क्या जो रिसेंट जजमेंट
जो करंट अफेयर में चल रहा है वो डायरेक्ट कनेक्ट करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पीछे वाले तो सारे ओल्ड तो वो तो कवर करने ही है, और बाकी जो रिसेंट अभी चल रहे हैं ना करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर, वो भी कवर करने हैं सारे। उनके नोट्स बना लो भाई कौन से केस किस से रिलेटेड है, बस वो बस ज़्यादा मतलब नहीं करना, बस बेसिक्स करना है। उसके बाद है कमेटी कमीशन। कमेटी कमीशंस में क्या होता है, जैसे कोई कमेटी बनी पड़ी है जैसे कोठारी कमीशन, ठीक है, ऐसे पॉलिटी में काफ़ी कमीशन है, ठीक है, केलकर कमीशन, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कमीशन कमेटी बनी पड़ी है। उनको तुम ये देख लो कि भाई किस कमेटी किस से रिलेटेड है, बस तुम्हें ये डिटेल में नहीं जाना भाई क्या क्या हुआ था, नहीं, बस ये बात है, ये याद रखना है कि भाई किस कमेटी किस से रिलेटेड है, तुम्हें बेसिक्स बस याद रखना है, ठीक है। कमेटी कमीशन से कई बार एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो ये मतलब करना है, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का जो टॉपिक है, अमेंडमेंट हम जैसे पढ़ेंगे, जैसे कोई भी जैसे लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे म्यूनिसिपल होती है, ठीक है, और पंचायती होती है, तो वो बताते हैं कि भाई ये किस अमेंडमेंट से, जैसे 73rd अमेंडमेंट से मतलब अमेंड हुई थी, ठीक है। जैसे कोई भी जैसे 73 में मतलब अमेंडमेंट हुई थी, 74 में म्यूनिसिपल कमेटी अमेंडमेंट हुई थी, इस तरीके से मतलब याद करना है कि भाई किस अमेंडमेंट से कौन कौन सी चीज़ अमेंड हुई है, ठीक है ना, ये हमें याद करना है। तो उसमें लिस्ट दे रखी है सिंगल्स में सारी कि कौन कौन से, तो हमें सारे कवर नहीं करने हैं, तुम्हें जो इम्पोर्टेंट है वो सारे कवर करने हैं, ठीक है। उसमें लिखा है जैसे 61st अमेंडमेंट क्या हुआ, ठीक है, तो ये तरीके की सारी दे रखे हैं अमेंडमेंट, वो वहाँ से तुम कवर कर सकते हो। उसके बाद है लीगल रीजनिंग, नेक्स्ट टॉपिक। लीगल रीजनिंग में क्या हुआ है, लीगल रीजनिंग में जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था ना इंडियन पॉलिटी में आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट टोर्ट, ठीक है, ये फैमिली लॉ, तो ये जो हमने पहले लीगल कॉन्सेप्ट पढ़े उनको लीगल रीजनिंग में कैसे अप्लाई करना है। लीगल रीजनिंग में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एक स्टेटमेंट बन के आएगी, एक कंडीशन बन के आएगी, तो तुम पता चलेगा कि भाई जो तुमने आईपीसी पढ़ी है वो तुम लागू कर पाओगे नहीं। तो उसमें क्या है, जैसे ए ने बी के साथ कोई थेफ्ट किया तो उसमें पूछ लेंगे कि भाई ये यहाँ थेफ्ट हुआ या नहीं हुआ, या ए ने बी के साथ मर्डर किया, ठीक है, ए का मर्डर किया, तो उसमें पूछेंगे भाई मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। तो तुम्हें जब बेसिक्स को अच्छे से पढ़ोगे आईपीसी के, तो तभी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, वरना नहीं होंगे, वरना गलत हो जाएंगे वो। तो ये जितने भी ये टॉपिक है आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट टोर्ट के, फैमिली लॉ के, जो ये बेसिक्स हैं, ये जो तुम यहाँ पे पढ़ोगे वो लीगल रीजनिंग में अप्लाई करना। तो उसमें सिंगल्स में थोड़ा सिंगल्स, और जो है जो दूसरी बुक है कौन यूनिवर्सल, उसमें क्या है लीगल रीजनिंग का एक अलग से पार्ट कर रखा है। जो तुम थ्योरी पढ़ लोगे लीगल कॉन्सेप्ट की, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना लीगल रीजनिंग के, तुम्हें अगर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो सारे लीगल रीजनिंग के तुम्हारे सारे कवर हो जाएंगे वहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वही बुक में भी वो एक इंटरनेशनल लॉ का छोटा सा पार्ट दे रखा है, तो तुम्हें ज़्यादा मतलब करना की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल लॉ ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, कई बार एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में जो सिंगल्स में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है वो कवर करना, उसकी सारी थ्योरी, और उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू में आए वो तो कवर करनी ही, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं ना बैक साइड पे इंटरनेशनल लॉ के बाद टॉपिक, तो वो सारे करने, एमसीक्यू तो कोई नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन आते हैं कई बार 8-10 तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो यूनाइटेड नेशन में क्या करना है, यूनाइटेड नेशन में पहले जो इसके जो 6 मेंबर्स हैं, जो 6 उसके जो पार्ट्स हैं वो उनको देखना है, जैसे सेक्रेटरीट है, ठीक है, और ट्रस्टशिप काउंसिल है, और क्या नाम है जनरल असेंबली है। तो इनके बारे में जो 6 हैं, एक तो शायद 1994 में वो तो हटा भी गई, तो इनके जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको यूनाइटेड नेशंस के उनको सारे पढ़ना है कि भाई कितने कितने मेंबर होते हैं, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन में जैसे कि 5 मेंबर परमानेंट होते हैं, ठीक है, और जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो 2 साल के लिए जैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनका बेसिक्स थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जैसे, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में जैसे कोई भी करंट अफेयर से टच करके दे सकते हैं यूनाइटेड नेशन क्वेश्चन की, जैसे क्या है कोई भी जैसे नाटो है या कोई भी है तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, हेड क्वार्टर पूछ ले या उसका हेड पूछ लिया कि वो उसका चेयरमैन कौन है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उतना पढ़ना है बस, थोड़ा बेसिक्स कवर हो जाए कि भाई हेड क्वार्टर कहाँ है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, ये भी मतलब जरूरी। कई बार ईयर भी पूछ लेते कि भाई ये कब एस्टेब्लिश हुआ, इसके हेड कौन है, ठीक है, ये थोड़ा बेसिक्स पढ़ना है। तो ये हमने टॉपिक्स देखे जो हमें लीगल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस में हमें कवर करना है, जिसमें पॉलिटी हो गए कवर, ठीक है, जो मैंने बताया था डिटेल में। उसके लीगल टॉपिक्स हमने बताए थे, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट टोर्ट वगैरह। लीगल टर्म्स मैक्सिम्स भी तुम्हें वहीं सिंगल्स में मिल जाएंगे सब सारे, लैंडमार्क जजमेंट्स में मिल जाएंगे, कमेटी कमीशंस हो गए, उसके बाद अमेंडमेंट हो गए, फिर लीगल रीजनिंग का पोर्शन भी मिल जाएगा, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन, जितने भी ये 9 टॉपिक्स हैं ये सारे बुक्स में कवर हैं, ठीक है। तुम वहाँ से पूरी सिंगल्स में से अच्छे से उनकी थ्योरी पढ़ के ना उसके सारे एमसीक्यू और पीवाईक्यू सारे लगा दो,
ठीक है। तो ये जो ये पोर्शन है ये हमारा एक पार्ट कवर हो गया कि भाई इसमें लीगल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस में मतलब क्या आएगा। अच्छा मैं गाइस एक बात और बता दूं कि जो DLLB का थोड़ा पैटर्न बता दूं, DLLB में क्या 100 क्वेश्चंस आएंगे जो 400 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 400 मार्क्स का होंगे तो जो इनका पैटर्न है वो जो लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड का मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब आते हैं, उसमें क्या है करीब करीब 60 to 70 क्वेश्चन ना इसी टॉपिक्स में आ जाते हैं लीगल अवेयरनेस एप्टीट्यूड में। उनका फिक्स पैटर्न है। पहले 2016 से पैटर्न क्या था, थोड़ा अलग था। उसमें क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी थोड़े ज़्यादा आते थे, लेकिन उन्होंने अब की बार लीगल पे ज़्यादा फोकस कर दिया। तो 60 to 70 2017 के बाद ना 60 to 70 क्वेश्चन ना लीगल एप्टीट्यूड से मतलब अच्छा आ रहा है। तो तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है तो तुम पहले जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना पहले इनको कवर करो, बाकी स्टैटिक जीके वगैरह इनके चक्कर में मत पड़ो, पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उनको कवर करो, ठीक है। क्योंकि यही तुम्हारा सिलेक्शन करा देगा। क्योंकि 60 to 65 क्वेश्चन अगर तुमने 100 में से सही कर दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। दूसरे टॉपिक में क्या है, दूसरा टॉपिक है करंट अफेयर्स एंड जीके। तो गाइस सबसे पहले करंट अफेयर जितना ये इंपॉर्टेंट है लीगल अवेयरनेस एप्टीट्यूड उसके मतलब बराबर ही है करंट अफेयर्स। जीके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करंट अफेयर्स जरूर है, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड है वो तो सभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नंबर का ऊपर नीचे होंगे वो करंट अफेयर्स में होंगे कि भाई करंट अफेयर्स किसने कितने अच्छे से कर रखे हैं। तो देखो गाइस करंट अफेयर्स का ऐसा देखो समय तो कम रह गया अभी, ठीक है। 10 अगस्त इसकी लास्ट 10 जून की इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो अभी समय तो कम है। तो करंट अफेयर्स अगर तुम एक साल के अगर नहीं कर पाए तो मिनिमम 6 महीने के तो एटलीस्ट करंट अफेयर कर ही लेना, ठीक है। और करंट अफेयर्स में तुम्हें जैसे टॉपिक बता देता हूँ, जैसे क्या लीगल करंट अफेयर ज़्यादा अटैच करके पूछते हैं। ऐसा नहीं है, करंट अफेयर्स तो और एग्जाम्स के लिए होते हैं लेकिन उनके सारे करंट अफेयर नहीं पढ़ने। जो इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स है ना वो वही पूछेंगे, ठीक है। तो 6 महीने के या तो तुम नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर लास्ट में उनको बार बार बस रिवाइज करना। ज़्यादा करंट अफेयर के चक्कर में मत पढ़ना, बस जितने तुमने करंट अफेयर 6 महीने के पढ़ा बार बार उनको रिवाइज करना। और लीगल एप्टीट्यूड जो पहले मैंने टॉपिक हो उनको मतलब बार बार रिवाइज करना, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर के है। अच्छा स्टैटिक जीके में क्या है, स्टैटिक जीके में जैसे क्या हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद है ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटी तो मैंने बता दी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये है टॉपिक। तो इसमें क्या मैंने जैसे तुम्हें अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जो स्टैटिक जीके का पार्ट है ये पहले 2017 से पहले पैटर्न बहुत ज़्यादा मतलब पूछते थे, ठीक है, स्टैटिक जीके। तो ये स्टैटिक जीके DULLB में नहीं पूछते। ये स्टैटिक जीके अगर तुम DULLB के साथ BHULLB दे रहे हो तो BHULLB के लिए स्टैटिक जीके वाला ये वाला पोर्शन ना सिंगल्स में जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि BHULLB में ये वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें क्या स्टैटिक जीके और मैथ्स का पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जो पोर्शन दे रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, देखो अगर टाइम है, ठीक है, तो तुम पढ़ सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी को, उसका थ्योरी पढ़ के ना उसके जो सिंगल्स में MCQ दे रखे हैं वो कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फंसेंगे या 2-3 फंस जाएंगे, इसमें ज़्यादा मतलब आते नहीं हैं। इकोनॉमिक्स में से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्वायरमेंट में कई बार अटैच करके करंट अफेयर से ऐसे करके ना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तुम पढ़ सकते हो, लेकिन ये पार्ट मैं तो देखो सजेस्ट नहीं करता हूँ। तुम पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो पहले इंपॉर्टेंट पोर्शन को पहले कवर करना, उसके बाद अगर तुम्हें टाइम बचता तो फिर तुम जीके वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो आता है वो होता है इंग्लिश। अच्छा गाइस इंग्लिश का ऐसा है इंग्लिश का DLLB में, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है मतलब ज़्यादा मार्क्स की तो आती नहीं इंग्लिश, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10 या 15 नंबर की मतलब यही आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेनली ये क्या पूछते हैं कि भाई पहले तो ये मेन फोकस कंप्रीहेंशन पे पूछते हैं, भाई 3-4 कंप्रीहेंशन दे दिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन, उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो करो, ठीक है।
तो गाइस इतना टाइम मिलता नहीं है कि भाई पूरा पढ़ो और टाइम मतलब उसको पूरा पढ़ के फिर सोल्व करो, फिर ये भी गारंटी नहीं उसका समझ भी आ जाए, क्योंकि उस टाइम प्रेशर रहता है कि भाई कि मतलब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो करंट इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो तुम, ठीक है। उसके बाद एंटोनियम पूछ सकते हैं, सिनोनियम पूछ सकते हैं, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो सिंगल्स की बुक में दे रखे हैं, तुम वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इंग्लिश के लिए। लेकिन इंग्लिश में क्या ज़्यादा फोकस मत करना है, ऐसा नहीं है कि भाई मान लो तुमने पढ़ा भी इंग्लिश और फिर मतलब तुमसे हो भी नहीं पाया, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम जो बच्चे स्टार्टिंग से ही मतलब फोकस हैं टोटल, जिनकी इंग्लिश अच्छे से स्टार्टिंग से अच्छे हैं, तो वो क्या है एंटोनियम सिनोनियम आएगा तो वो कर देगा। लेकिन क्या है कई बच्चे क्या है एंटोनियम सिनोनियम को रटने बैठ जाते हैं, तो रटने से तुम कितने भी रट लो, अब तुम्हारी मतलब अगर आ गया क्वेश्चन तो कर दोगे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जरूर नहीं है एंटोनियम सिनोनियम जो तुमने पढ़ा वो आया, ठीक है। तो इसमें टाइम खराब करने से अच्छा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको कवर करो, ठीक है। उसके बाद जो 4th टॉपिक है उसके बाद है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में गाइस ऐसा है, रीजनिंग में जैसे काफ़ी टॉपिक हैं, ठीक है। रीजनिंग में ज़्यादा तो मार्क्स का आता नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग में, पर ऐसा नहीं है कि तुम मतलब बिल्कुल स्किप कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ जाना रीजनिंग में। रीजनिंग में जैसे क्या सीरीज़ पूछ ली, अल्फ़ाबेटिकल की कोई सीरीज़ पूछ ली, कोई नंबर मिस कर दिया वो पूछ लिया, या कोई नंबरिंग करके पूछ लिया, अल्फ़ाबेटिकल पूछ लिया, या क्या ब्लड रिलेशन से पूछ लेते कि भाई वो उसके क्या रिलेशन में है, तो वैसे ऐसे कॉन्टैक्ट है, इस तरीके से पूछते हैं ब्लड रिलेशन के। या फिर वो पूछते हैं कोई डायरेक्शन पूछ लेते हैं, भाई ये डायरेक्शन इधर जा रही है तो भाई ये जो बंदा इधर से चला है ए से बी पोजीशन पे पहला, बी से सी में चला है, तो इसकी फाइनल पोजीशन इस इतने मतलब घंटे में कितने कहाँ पे होगी, ईस्ट में होगी वेस्ट में होगी। तो इस तरीके से बेसिक पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड पूछते नहीं है। तो तुम ये 3-4 टॉपिक है, ठीक है, तो वो तुम कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स का ऐसा गाइस 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स ज़्यादा नहीं पूछते, मैथ्स पूछते हैं BHULLB में, BHULLB में मैथ्स भर के पूछते हैं, ठीक है, भर के मतलब ये एक बार हुआ था, कौन सा हुआ था 2019 का 20 में, उसमें 40 क्वेश्चन में उसके थे BHULLB में मैथ्स के थे, ठीक है। तो मैथ्स BHULLB के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन DULLB के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो आएगा ही नहीं मैथ्स का क्वेश्चन, या अगर आएगा तो या 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा BHULLB में, ठीक है। तो जो ये वाले पोर्शन है इसको तुम जो कर सकते हो रीजनिंग और मैथ्स के लिए, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ इनके लिए। क्या है, तुम ना ज़्यादा बुक्स वुक्स के चक्कर में मत पड़ो, नोट्स इकट्ठे करो, ये नहीं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना 5-10 साल के, बस वही उनके जो आए हुए क्वेश्चन उन्हीं को प्रैक्टिस करो भाई किस तरीके से आ रहे हैं, उनकी थ्योरी पढ़ो समझो, ठीक है, कि सीरीज़ का कैसे आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल करो। तो 5-7 साल के जो तुम बैक साइड में आए हो ना DULLB के, उन्हीं को सोल्व कर लो, उनसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है। और इंग्लिश को भी तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन जो मेन फोकस तुम्हें रखना है वो लीगल एप्टीट्यूड अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे फोकस रखना है, ठीक है। ये टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट तुम्हें कवर करने हैं, इंडियन पॉलिटी और, ठीक है, और ये IPC वगैरह। तो ये है DULLB का। अच्छा, DULLB के अलावा ये बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम DULLB का ही भरो, DULLB के साथ और भी यूनिवर्सिटी है उनका भी देना, जैसे DULLB हो गया, BHULLB हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी LLB हो गया, ठीक है। तो और मैंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है फॉर्म वगैरह रिलेटेड वो मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी है, तुम वो भी देख सकते हो। और BHULLB के लिए भी यही स्ट्रेटेजी है सेम, लेकिन उनके लिए बस स्टैटिक जीके और मैथ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन रखना है, ऐसा नहीं है कि तुम DULLB की तैयारी कर रहे हो और फिर मान लें 1% ना भी हो पाए तो तुम्हारे पास अल्टरनेट ऑप्शन रहे, ठीक है। इनके अलावा और भी हैं, साउथ में यूनिवर्सिटी है, मुंबई में है, ILS पूना है, ठीक है, और वो है GLC है, GLC में है, ठीक है। तो तुम वहाँ पे भी मतलब फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। MSCET के थ्रू होता है उनका एग्ज़ाम, तो तुम वहाँ पे मतलब दे सकते हो। तो गाइस ये था जो हमारा पूरा DULLB का, तुम इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के मतलब तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड मेम्बर में, ताकि जो भी बंदा मतलब तैयारी कर रहा हो तो वो 1-1.5 महीने में अच्छे से जो इंपॉर्टेंट फोर्स है ना उनको पहले से कवर कर ले जल्दी से जल्दी, और अपना सिलेक्शन श्योर कर ले। क्योंकि इसमें थोड़ा मैं गाइस सीट का और बता देता हूँ, सीट्स में क्या है, एक मिनट, पहले मैं BHULLB का बता देता हूँ। BHULLB में इस बार थोड़ा पैटर्न बदल गया है। BHULLB में पहले 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा
कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सीट्स का बताता हूँ, तो इसमें 286 सीट्स हैं बस ड्यूअल इसमें BHULL में, ठीक है। तो इसमें जो एडमिशन लेने का जो चांस है उसमें बहुत मतलब टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें 286 ही सीट्स हैं। अच्छा, हम DLLB की यहाँ की बात करें, DLLB में जो सीट्स हैं उनका नंबर कुछ ज़्यादा होता है। उसमें क्या है, टोटल करीब 3320 सीट थी 2021 में जो टोटल है, ठीक है। तो इसमें भी क्या दो पार्ट्स में बटी हुई हैं ये, जैसे 288 2888 सीट्स हैं वो कैटेगरी वाइज होती है, ठीक है। और इनके अलावा जो अदर सीट्स हैं वो जैसे क्या, और जो यहाँ CW वाले कैटेगरी वाले हैं या फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए रिजर्व होती है। तो टोटल 3320 सीट्स होती हैं, ठीक है। उनके मतलब उन्हीं को मतलब ये भरते हैं, ठीक है, हर साल। उसके बाद में एक होता है PULLB का मैंने बताया था जैसे पिछली वीडियो में। उसमें जो होती हैं सीट्स वो 300 होती है, जो मेन कैंपस में जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ होती। तो तुम तीनों मतलब इन तीनों उसको जो है फॉर्म को इनको भर सकते हो, ठीक है। और PULLB का तो अभी फॉर्म निकला है, ठीक है, तो तुम भर सकते हो, इसकी भी डेट है, ठीक है। और ठीक है, तो तुम ये भर सकते हो। और बाकी तुम DLLB की अच्छे से कर सकते हो तैयारी, ताकि अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू।